So last class we were discussing about Rutherford's model of an atom. Okay. So Rutherford ने क्या कहा था? Rutherford ने एक इंटरेस्टिंग सा एलिमेंट निकाला था विच वॉज प्रोटॉन, है कि नहीं? तो प्रोटॉन कैसे निकाला था? बाय यूजिंग हिज फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. ठीक है. लास्ट क्लास हमने देखा, मैंने बताया था मैंने बताया था कि व्हाई डिड ही चूज गोल्ड फॉइल. ठीक है. उसका गोल्ड फॉइल चूज करने का कारण ही ये था कि गोल्ड पार्टिकल्स क्या होता है, गोल्ड एटम्स आर मच बिगर देन अल्फा पार्टिकल्स विच आर नथिंग बट पॉजिटिवली विच आर डबली चार्ज हीलियम आयंस, है कि नहीं? तो ऑटोमेटिकली उसका मास ज्यादा हो जाता है, मतलब मास भी ज्यादा है प्लस साइज भी ज्यादा है. ओके. सो पहला पॉइंट क्या था कि उसने जो गोल्ड फॉइल लिया था दैट वाज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट ए सिंगल गोल्ड फॉइल, ये जो पॉइंट है, तो ही सिलेक्टेड ए गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन ए लेयर एज पॉसिबल. तो जितना पतला हो सके उतना मतलब एक लेयर में जितना कम तुम्हारा थिकनेस में जितना कम एटम्स रह सके उतना बेटर है. ठीक है. सो दैट वाज द रीजन. सो उसने जो गोल्ड फॉइल लिया था सो दैट वाज ऑलमोस्ट 1000 एटम्स थिक. यहाँ पे जो थिकनेस का मेजरमेंट है दैट इज गिवन इन एटम्स. ओके. सो वी कैन से दैट जो शीट ऑफ तुम्हारा गोल्ड फॉइल जो था, गोल्ड फॉइल में तुम्हारा सिर्फ इतना ही एटम्स था, मतलब दोज अल्फा पार्टिकल्स. तो शीट में क्या होता है, शीट का अगर हम लोग इसको जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे कितना एटम्स रहेगा, 1000 एटम्स, है कि नहीं? सो वेन एवर इन अल्फा पार्टिकल विल हिट दिस, इतना बड़ा नहीं होता है, व्हेन एन अल्फा पार्टिकल विल हिट दिस गोल्ड फॉइल इट विल हैव टू क्रॉस दिस 1000 एटम्स थिकनेस, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ. Okay. So that is why he shows the gold foil to be as thin as possible. Okay. नेक्स्ट जो पॉइंट है देखो, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया है, अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस. और सिंस दे आर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक गन या फिर एक वैसे टाइप का एक तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे क्या होता है, एक हाई वेलोसिटी से तुम्हारा ट्रिगर किया जाता है. सो इनिशियली उसका वेलोसिटी इतना नहीं होता है, बट व्हेन दे आर ट्रिगर्ड विथ सो मच ऑफ, when they are emitted with so much of energy, so much of speed, automatically उनके बॉडी में एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाता है. ठीक है. ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी. ओके. समझ में? मतलब जब भी कोई पार्टिकल अगर मूव करेगा सो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, दैट पार्टिकल विल गेन ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी. इज इट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? हाँ. बाकियों को समझ में आया? काबिक समझ में आया? यस सर. हाँ सर. नवदीप क्या हुआ, समझ में आया? हाँ सर. Okay. So that was the reason of choosing alpha particles, okay? Because they are energized particles. ठीक है. अगर किसी चीज में एनर्जी नहीं होगा तो वो एक दूसरे पार्टिकल या फिर दूसरे लेयर ऑफ एटम्स के आर पार या फिर उसके पास जाके टकरा कैसे सकेगा, है कि नहीं? वो रिपेल करेगा, वो पास थ्रू करेगा. दैट फॉर दैट इट रिक्वायर्स एनर्जी, है कि नहीं? सो दैट इज वाई अल्फा पार्टिकल्स वर चोजन. सिमिलरली जो थर्ड पॉइंट है देखो, थर्ड पॉइंट में क्या बताया, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सम एटॉमिक पार्टिकल्स. मतलब गोल्ड फॉइल में जो एटम्स है उनके अंदर जो पार्टिकल्स है, सो इट वाज एक्सपेक्टेड दैट दे विल डिफ्लेक्ट, मतलब द अल्फा पार्टिकल्स will be deflected by the subatomic particles of gold atoms.
क्योंकि देखो तब के समय में दिस वाज द करेक्ट डायग्राम, है कि नहीं? द बिफोर रदरफोर्ड दिस एक्सपेरिमेंट थॉमसन्स मॉडल वाज द करेक्ट डायग्राम। तो यहाँ पे देखो the entire thing was positive, है कि नहीं? The entire body of the cell, body of the atom was positive and it was considered that पूरा filled रहता है, एटम का पूरा बॉडी फिल्ड रहता है, मतलब एटम के अंदर कोई खाली जगह नहीं होता, इट इज कम्प्लीटली फिल्ड, इट इज फिल्ड बाय, जैसे केक केक होता है ना, वही देखा था ना प्लम पुडिंग। सो उसकी तरह क्या होता है, इट इज कम्प्लीटली फिल्ड बट इट हैज स्मॉल स्मॉल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स टू बैलेंस द चार्ज, है कि नहीं? और अदरवाइज दीज आर ऑल फिल्ड, है कि नहीं? दीज आर ऑल व्हाट, द एंटायर पोर्शन इज फिल्ड, उसमें खाली जगह नहीं है। दैट वाज द मॉडल ऑफ थॉमसन मॉडल था ये। तो थॉमसन के मॉडल के हिसाब से इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट किया गया था कि हाँ अल्फा पार्टिकल्स को जैसे बॉम्बार्ड करेंगे गोल्ड फॉइल के ऊपर, तब क्या होगा, दे विल बी डिफ्लेक्टेड बाय द इनर पार्टिकल्स, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है गोल्ड फॉइल के अंदर। सपोज दिस इज अ गोल्ड एटम, सो दिस गोल्ड एटम विल डिफ्लेक्ट द अल्फा पार्टिकल, मतलब अल्फा पार्टिकल ऐसा आएगा, ऐसा जगह टकराएगा और ये उसको रिपेल कर देगा, मतलब ऐसे उसका पाथवे ऐसा चला जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल विल कम लाइक दिस, it will come like this and it will be deflected by this like this। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं है कि नहीं? कोई चीज को अगर तुम लोग धक्का दो उसको, इफ यू किक ए बॉल एंड द बॉल डज नॉट हैव एनी एम्प्टी स्पेस टू एस्केप, तो क्या करेगा? वो तो बाउंस बैक करेगा ना, करेगा कि नहीं? बाउंस बैक करेगा। समझ में नहीं आया। थॉमसन के मॉडल के हिसाब से डू यू सी एनी एम्प्टी स्पेस इन दिस एटम? दिस इज द एंटायर एटम, यस और नो? सरस्वती, हाँ। डू यू सी एनी एम्प्टी स्पेस? नो। तो अगर मैं एक अल्फा पार्टिकल, नो डाउट अल्फा पार्टिकल इज स्मॉलर, will the alpha particle be able to pass through this completely filled atom? नो। यही बात कर रहा, तो क्या करेगा? ऑब्वियसली धक्का कहेगा, बैकट्रेस कर जाएगा ना, इट विल बी डिफ्लेक्टेड। सो ये एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि तब के टाइम में यही मॉडल चल रहा था, तो सबको यही पता था। ओके, बट इस मॉडल का मैंने कुछ ड्रॉबैक बताया था। इस मॉडल का ड्रॉबैक क्या था? बिकॉज दिस मॉडल वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन मेनी ऑफ द आउटकम्स या फिर मेनी ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ अदर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट। तो दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उनके रिजल्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सो सिमिलर इज द एक्सपेरिमेंट डन बाय रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट का भी आंसर ये मॉडल दे नहीं पाया था। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी समझ में आया सबको? हाँ। क्यों जा नहीं पाएगा? बिकॉज इट वॉज known that at that time that an atom is completely filled, it's a positive sphere with electrons embedded in it। okay, so यही expectation था, तो वही थर्ड लाइन में लिखा गया, it was expected that alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the gold atoms। okay, और ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल्स, तो ऑब्वियसली तुम्हारा क्या है, प्रोटॉन जो है होता है, प्रोटॉन पता है ना? प्रोटॉन पता है? प्रोटॉन हाँ। तो प्रोटॉन से तो ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल भारी ही होगा, बिकॉज एक प्रोटॉन का जो तुम्हारा मास है दैट इज सिमिलर टू, यू कैन कंसीडर इट्स सिमिलर टू दैट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रो एटम का जो मास होता है उसके हिसाब से है, बट ये तो अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल इज हीलियम आयन, यस और नो? सो अगर हीलियम आयन हुआ ऑब्वियसली प्रोटॉन से तो भारी ही होगा। सो प्रोटॉन से अगर भारी है तो ऑब्वियसली वो उतना डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? सो इस तरह से डिफ्लेक्ट नहीं भी हो सकता, मतलब सपोज अल्फा पार्टिकल ऐसे आया, सपोज दिस इज द अल्फा पार्टिकल, इट हैज कम लाइक दिस एंड इट हैज स्ट्रक द एटम, और उसका रास्ता कैसा होगा? एकदम ऐसा नहीं हो गया, दिस इज कॉल्ड ऑपोजिट डिफ्लेक्शन। ठीक है, वो डिफ्लेक्ट कैसे हुआ? ऐसे चला गया, दिस वाज एक्सपेक्टेड। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल्स वेर हेवियर देन प्रोटॉन्स
इस लाइन का समझ में आया? इस लाइन को हाँ, क्यों क्यों भारी है अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन से? प्रोटॉन तो हाइड्रोजन में भी रहता है। हाँ, प्रोटॉन तो हाइड्रोजन में भी रहता है, तो ऑब्वियसली प्रोटॉन का मास एक हाइड्रोजन का मास जितना है वो प्रोटॉन का मास इक्वल हो जाता है ऑलमोस्ट। सो दैट इज व्हाई ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शंस। ओके, सो ये रीजन सबको समझ में आया? ये 3 पॉइंट अंडरस्टूड? नवोदीप, काव्यिक, ऋषिकेश समझ में आया? हाँ नहीं आया? सर। नहीं आया तो बोलो, मैं फिर से समझा दूंगा। सर एक बार समझा दीजिए। पहला वाला जो पॉइंट है वो क्या बता रहा है कि गोल्ड फॉइल की यूज किया था ताकि just so that they can test whether there is some other particle, ठीक है, कोई दूसरा वाला पार्टिकल है या नहीं एटम के अंदर, ठीक है, बिकॉज सबके टाइम में सबसे इलेक्ट्रॉन से पता था, जैसे प्रोटॉन बोल के कोई सेपरेट पार्टिकल नहीं था, मालूम नहीं था। ओके, सो रदरफोर्ड सिलेक्टेड ए गोल्ड फॉइल सो दैट इट वाज अबाउट 1000 एटम्स थिक। तो यहाँ पे कितना एटम्स रहेगा? 1000 एटम्स ओनली, मतलब इन ए पर्टिकुलर लाइन, ठीक है, इसके ऊपर 1000, इसके ऊपर 1000, यहाँ पे दूसरा 1000 एटम्स। ओके, सो उतना सा थिकनेस था, इट वॉज ए वेरी थिन, मतलब इतना थिन है तुम्हारा गोल्ड फॉइल, यू कैन काउंट, यू कैन अप्रोक्सीमेट हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन ए पर्टिकुलर लाइन ऑफ द थिकनेस। समझ में आ रहा है? तो इसका रीजन क्या था? बिकॉज सो दैट ही कैन टेस्ट वेदर के अल्फा पार्टिकल्स आर पार हो सकता है कि नहीं, ठीक है, बिकॉज अगर आर पार हो पाए मतलब क्या, ऑब्वियसली एटम पूरा कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है, उसके अंदर दूसरा पार्टिकल्स भी रहता है। सो दैट वाज द पर्पस। ओके, अभी समझ में आया ऋषिकेश? यस सर। काव्यिक समझ में आया? हाँ सर। नवदीप समझ में आया? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट ऑब्वियसली क्या है? अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम आयंस, ठीक है, डबली चार्ज हीलियम आयंस। तो अगर उनको एक फुल मोशन से, ऐसा एक टाइप का मशीन होता है, एक गन की तरह होता है, उससे क्या किया जाता है? एक बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थ्रो किया जाता है, ठीक है, तो मेनी अल्फा पार्टिकल्स आर थ्रोन विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन, ठीक है। सो अल्फा पार्टिकल ऐसे बीम में फ्लो करता है, एक अल्फा पार्टिकल पीछे आ रहा है और एक अल्फा पार्टिकल, सो ऑल दोस अल्फा पार्टिकल्स आर मूव विद वेरी हाई अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी से फास्ट मूविंग, वो फास्ट मूविंग होता है, ठीक है, फास्ट मूविंग। सो दिस फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली नॉर्मल एक आदमी, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और एक कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, किस में एनर्जी ज्यादा होगा? मूविंग ऑब्जेक्ट में एनर्जी ज्यादा होगा, बिकॉज मास, अगर तुम्हारा मास, अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, सो इट हैज अ मास, है कि नहीं? अगर वो मास धीरे धीरे चल रहा है या फिर रेस्ट में है, उसके बॉडी में काइनेटिक एनर्जी कम होगा, और अगर वो मूव कर रहा है तो उसके बॉडी में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। सो दैट इज व्हाई अल्फा पार्टिकल्स व्हिच आर फास्ट मूविंग have in them a substantial amount of energy। समझ में आ रहा है? and that energy is due to kinetic energy। समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ, हाँ, और लास्ट वाला क्या था? हाँ सर। लास्ट वाला का रीजन क्या है? तो ऑब्वियसली पहले एटम, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम से क्या पता था लोगों को कि हाँ, एटम में कोई जगह नहीं है, खाली जगह नहीं है, इट इज कंप्लीटली फिल्ड, उसके अंदर छोटा छोटा
इलेक्ट्रॉन्स होता है जस्ट टू बैलेंस द चार्ज, अदरवाइज इट्स अ पॉजिटिव स्फीयर, है कि नहीं? दैट पॉजिटिव स्फीयर इज कंप्लीटली फिल्ड जस्ट लाइक ए केक। केक के अंदर जैसे फ्रूट्स होता है वैसे तरीके से एटम के अंदर भी ऐसा पूरा कंप्लीटली पॉजिटिव एक सरफेस होता है, उसके अंदर तुम्हारा मतलब पॉजिटिव एक बॉल की तरह होता है, उसके अंदर तुम्हारा छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन्स मतलब स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है? सो इसी कारण से इट वाज एक्सपेक्टेड दैट अगर हम लोग बीम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स छोड़ेंगे ऑन द गोल्ड फॉइल, ऑल ऑफ देम विल गेट डिफ्लेक्टेड, है कि नहीं? क्योंकि जगह ही तो नहीं है ना। गोल्ड फॉइल मतलब क्या? गोल्ड फॉइल इज अ सॉलिड, है कि नहीं? सो ऑब्वियसली सॉलिड में एम्प्टी स्पेस नहीं होता है एटम्स के बीच में, है कि नहीं? होता है क्या? सॉलिड्स के बीच में एम्प्टी स्पेस होता है? नहीं। हाँ ऋषिकेश, सॉलिड्स के बीच में एम्प्टी स्पेस होता है? No, sir. तो दैट इज वाई। और एटम्स भी तब तक पता था कि एटम्स भी कंप्लीटली फिल्ड है, एटम्स के बीच में भी कोई जगह नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? अगर तुम दूसरे तरीके का छोटा छोटा पार्टिकल्स अगर यहाँ पे पास करोगे, ऑब्वियसली दे विल गेट डिफ्लेक्टेड। कोई यहाँ पे जाएगा, कोई इस साइड में जाएगा, कोई उल्टा को घूम जाएगा, ऐसा होगा ना? पार तो नहीं हो पाएगा ना, है कि नहीं? हाँ या ना बोलो, पार हो पाएगा? हेलो, पार हो पाएगा? बोलो। Sir, can you please repeat the question? मैं बोल रहा हूं अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन गन से तुम फास्ट मूविंग पार्टिकल्स इसके ऊपर में तुम ऐसे बॉम्बार्ड करोगे, ऐसे अगर आएगा वो हिट करेगा, टू कैन द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द लेयर ऑफ गोल्ड फॉइल? ये गोल्ड फॉइल से पास हो पाएगा? हाँ, ये जगह में जा पाएगा? नहीं। No, sir. No, sir. क्यों नहीं जा पाएगा? दो रीजन है। पहला, सॉलिड है, सॉलिड के अंदर एम्प्टी स्पेस नहीं होता है, सॉलिड के एटम्स के बीच में एम्प्टी स्पेस नहीं होता है। और एक सेकंड रीजन क्या है, तब के टाइम में ये पता था सिर्फ कि थॉमसन के मॉडल के हिसाब से एटम इज ए कंप्लीटली फिल्ड, इट्स अ सॉलिड थिंग, है कि नहीं? उसके अंदर कोई जगह नहीं है, खाली जगह नहीं है, इट्स अ कंप्लीटली पॉजिटिव स्पेयर और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड है, ठीक है? सो इससे क्या मतलब एक्सपेक्ट किया गया था कि हाँ जब एक्सपेरिमेंट ऐसा करेंगे तब ऐसा इलेक्ट्रॉन में इसको अल्फा पार्टिकल बीमर बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल गन होता है ऐसा टाइप का। सो अल्फा पार्टिकल गन से अगर अल्फा पार्टिकल का बीम छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तो अल्फा पार्टिकल्स विल बी डिफ्लेक्टेड, ऐसा कोई डिफ्लेक्ट हो जाएगा, कोई पार्टिकल ऐसा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, कोई पार्टिकल ऐसा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। दिस वाज एक्सपेक्टेड, ओके? समझ में आया? सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। अभी 3 पॉइंट समझ में आया सबको? डिड यू अंडरस्टैंड? sir. हाँ। काव्यक, काव्यक नवदीप समझ में आया? हाँ, sir. हाँ, sir. तो समझ में आया तो हाँ बोलो। मैं हम बोलूंगा उसके बाद बोलोगे क्यों? सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म। यहाँ पे एक ऐसा टाइप का मशीन होता है, उससे तुम अल्फा पार्टिकल छोड़ सकते हो, ठीक है? सो दिस वाज द लेयर, तो दिस वाज द लेयर ऑफ गोल्ड फॉइल, ये गोल्ड एटम था, ठीक है? समझ में आ रहा है? सो जब एक्सपेरिमेंट किया गया तब पाया गया कि अल्फा पार्टिकल्स छोड़ने के बाद यहाँ पे एक दूसरा टाइप का मेटल मतलब दूसरा टाइप का एक शीट रखा था,
तो उस शीट में क्या हो सकता है, उस शीट में तुम्हारा देख सकते हैं कि हाँ उसमें पे डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है। अगर सोचो ये वाला यहाँ पे हिट हुआ तो ये वाला ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला अगर इसको हिट किया तो दिस विल हैव ए डिप्रेशन, ये थोड़ा सा मतलब एक गड्ढा टाइप का हो जाएगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड ए स्क्रीन, अल्फा पार्टिकल स्क्रीन, ओके। सो अल्फा पार्टिकल स्क्रीन में अल्फा पार्टिकल को देख सकते हैं, अल्फा पार्टिकल वहां पे हिट किया है कि नहीं उस सरफेस को, ठीक है। सो दिस एक्ट्स लाइक ए स्क्रीन। सो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया तब क्या पाया गया कि हाँ जितना भी अल्फा पार्टिकल छोड़ा गया था सब यहाँ पे टच नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 1 2 3 कितना सारा रेज है ना, बट यहाँ पे कुछ कुछ ही रेज है। क्यों? जब वो सीधा आया, मतलब जब वो न्यूक्लियस की तरफ, जब जो हम लोगों को अभी पता है न्यूक्लियस की तरफ अगर नहीं आया अल्फा पार्टिकल, बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज स्मॉलर देन द न्यूक्लियस, है कि नहीं। सो न्यूक्लियस की और अगर आया नहीं, मतलब सामने नहीं आया, तो ऑटोमेटिकली इट वेंट पास द गोल्ड फॉइल लेयर्स, है कि नहीं। गोल्ड फॉइल से पास हो गया। क्यों? बिकॉज यहाँ पर ये वाला देखो ऐसा आया, न्यूक्लियस के सामने ही नहीं है, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, इसके थ्रू भी पास हो गया, ओके। यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे भी ऐसे गया, सीधा गया, ये भी पास हो गया, ये वाला भी पास हो गया ऐसे सीधा, बिकॉज इट नेवर एनकाउंटर्ड ए न्यूक्लियस इन इट्स पाथ। यहाँ पे भी पास हो गया डायरेक्टली। इस वाले में क्या हुआ, इस वाले में इट गॉट ए कलिजन, इट एनकाउंटर्ड ए कलिजन, हेड ऑन कॉलिजन हुआ विथ ए न्यूक्लियस। सो देखो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है कि नहीं, और न्यूक्लियस में बहुत सारा मास होता है। अभी हम लोगों को पता है पर तब के टाइम में पता नहीं था। सो हुआ ये कि जब अल्फा पार्टिकल छोड़ा गया यहाँ पे, अल्फा पार्टिकल यहाँ पे टकराया और टकरा के क्या हुआ, दे गॉट डिफ्लेक्टेड। मतलब इस रेंज में यहाँ पे कोई भी डिप्रेशन फॉर्म नहीं हुआ। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे नहीं हुआ, बट यहाँ पे तो बीम छोड़ा गया था, ओके। ये वाला भी पास हो गया सीधा, ये वाला भी हो गया, ये वाला क्या हुआ, ऐसे आया, ऐसे आके सीधा घूम गया ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस रास्ते से आया था उस रास्ते में चला गया, ओके। ये वाला क्या हुआ, ये वाला ऐसे आके यहाँ पे चला गया, ठीक है। सो दिस वर द काइंड ऑफ डिफ्लेक्शंस दैट वर सीन। तो यहाँ पे ऐसा टाइप का स्क्रीन में डिप्रेशन दिखा गया, या ये भी ऐसा टाइप का डिफ्लेक्ट होगा, ये थोड़ा टेढ़ा करके डिफ्लेक्ट हो गया, तो यहाँ पे डिप्रेशन हो गया। सिमिलरली ये वाला भी ऐसा टाइप का डिप्रेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। समझ में? इज दिस एक्सपेरिमेंट क्लियर? कैसे एक्सपेरिमेंट, क्या हुआ एक्सपेरिमेंट में, हाँ। क्यों हुआ, मैं बता रहा हूं। क्या हुआ सबको समझ में आया? बाकियों को नवद्वीप काव्य ऋषिकेश देख समझ में आ रहा है? देख दो डायग्राम में लिखा है। हाँ सर। हाँ सर। ऋषिकेश समझ में आया? यस सर। तो अभी मुझे बताओ, जो यहाँ पे एजम्पशन किया गया था कि हाँ अल्फा पार्टिकल्स विल बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द गोल्ड एटम्स, है कि नहीं, हुआ क्या? सब पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट कर पाए गोल्ड एटम्स? सब पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर पाए? नहीं। सो इसका मतलब क्या, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वर एबल टू पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। ये कब पॉसिबल हो सकता है, बोल सकते हो? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर एबल टू पास थ्रू द लेयर ऑफ एटम्स, layers of atoms in the gold foil to the other side of the gold foil। एक साइड से आए दूसरे साइड में चले गए। क्या कब हो सकता है ये पॉसिबल? जगह हो तब पॉसिबल हो सकता है कि जगह ना हो तब पॉसिबल हो सकता है? बोलो। खाली जगह के मतलब खाली, इससे क्या पता चल रहा है, बोलो, बोल सकते हो? शाश्वती? खाली जगह में। तो जब खाली जगह होगा तभी जाके पार आर पार हो जाएगा। मतलब यहां से अगर पास एक कोई बीम छोड़ोगे
it can pass through the layers of multiple atoms in the gold foil. Yes or no? So इससे पता एक important, सबको समझ में आया ये पॉइंट? इससे क्या पता चल रहा है कि ये चीज गलत है, थॉमसन का ये मॉडल गलत है. क्यों गलत है? अगर थॉमसन के मॉडल के हिसाब से होता तो कोई भी पार्टिकल, छोटा पार्टिकल, कोई भी अल्फा पार्टिकल इसको पार नहीं कर पाता, बिकॉज इसमें तो जगह ही नहीं है ना. हाँ, क्या जगह है? खाली जगह है क्या? नहीं। No, काफी sir. खाली जगह है. No, sir. ऋषिकेश, नवदीप, खाली जगह है इसके अंदर? एज पर थॉमसन्स मॉडल, इज देयर एम्प्टी स्पेस इनसाइड एन एटम? No, sir. No, sir. ओके, बट यहां पे क्यों पार हो पा रहे? गोल्ड एटम से छोटा एक पार्टिकल गोल्ड एटम के थ्रू कैसे पास हो सकता है? दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज देयर इज एम्प्टी स्पेस इनसाइड एन एटम. है या ना? समझ में आया? समझना जरूरी है. समझ में आया कि नहीं? हाँ। बाकियों को समझ में आया? हाँ, sir. सो इस एक्सपेरिमेंट से पहले ही जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है वो उसको मतलब रॉन्ग प्रूफ कर दिया गया कि हाँ ये पॉसिबल नहीं है. मतलब गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट से ये साबित होता है कि एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस होता है. ओके, सो यहाँ पे वही बोला है, बट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट टोटली गेव अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट क्यों है? बिकॉज these are the observations that were found. पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल. इससे क्या पता चल रहा है कि हाँ an atom is not completely filled, it has some empty space inside it. इससे ये पता चलता है. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? देखो, ये नंबर 1 जो पॉइंट है ना, ये है ऑब्जर्वेशन, और इसको बोला जाता है इन्फरेंस. कभी सुना है इन्फरेंस वर्ड? हैव यू एवर हर्ड द वर्ड इन्फरेंस? सुना है कभी? These are the observations. Okay. एक्सपेरिमेंट करने के वक्त एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है वो नहीं सोचते, एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है वो लिखते हैं. क्यों हो रहा है वो उसके बारे में नहीं सोचते. सो व्हाइल डूइंग ए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, तुम लोग ने तो कभी लैब नहीं देखा है, तो लैब का एक्सपीरियंस नहीं है तुम लोगों के पास. सो लैब में क्या होता है, जब हम लोग साइंस का एक्सपेरिमेंट करते हैं, वी फर्स्ट टेक द ऑब्जर्वेशन. हम लोग पहले ऑब्जर्वेशन लेते हैं. ठीक है, ऑब्जर्वेशन मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, कुछ रिटर्न स्टेटमेंट्स हो सकते हैं कि हाँ ये हो रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है. सो वी कैन सी दोस थिंग्स. ओके, तो जो देख रहा है वही, जो मेजरमेंट हो रहा है, जो वैल्यूज निकल रहा है, वो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं. ठीक है, वी राइट इट डाउन. ओके, दोज आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशंस. मतलब एक्सपेरिमेंट के वक्त क्या क्या हो रहा है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं. नोट डाउन करने के बाद वी ट्राई टू explain why it is happening. So these are called what? These are called inferences. सुना है कभी ये वर्ड? हाँ, सुना है? नहीं। Inferences are answer the why of the observation. ठीक है, observations are what's happening. तो what's happening का आंसर ऑब्जर्वेशन देता है, और why happening, why it's happening. ठीक है, that is answered by the inferences. तो पहला जो पॉइंट था कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, क्यों हो रहा है? दैट कैन बी आंसर्ड बाय दिस पॉइंट. इससे पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी because most of the alpha particles pass through the gold foil without getting deflected.
अगर एटम के अंदर से पास हो रहा है इसका मतलब है एटम के अंदर खाली जगह है, अनलाइक व्हाट थॉमसन टोल्ड इन हिज मॉडल। समझ में आया? इज इट क्लियर? सबको समझ में आया चीज? हाँ बाकियों को समझ में आया? हाँ सर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है बोल सकते हो, इसलिए टाइम लेके समझा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सो ये तो पता चल गया। नेक्स्ट क्या देखा हम लोगों को, देखो। सो द नेक्स्ट पॉइंट दैट वाज that is some of the alpha particles were deflected by the foil by small angles। कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल्स को क्या हुआ, some of the alpha particles got deflected by the foil, मतलब foil मतलब by the foil मतलब क्या, by the gold atoms inside the foil। So some of the alpha particles were deflected by the foil by small angles। तो small angles देखो यहाँ पे कुछ छोटा छोटा एंगल से पास हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन छोटा है, यहाँ पे भी छोटा है, ये वाला दिस इज ऑल्सो स्मॉल, दिस इज ऑल्सो स्मॉल, है कि नहीं? समझ में आया? दिस इज स्मॉल एंगल, दिस इज ऑल्सो स्मॉल एंगल, ये भी एक स्मॉल एंगल है कि नहीं? सो स्मॉल एंगल बना के दे गॉट डिफ्लेक्टेड। ओके, समझ में? एक्चुअली ये वाला एंगल नहीं है, द एंगल इज लाइक दिस, दिस वाज द एक्चुअल एंगल, so they got deflected like this, so this is the angle। okay, similarly जाना ऐसे था, जा कैसे रहा है, इस एंगल में डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, so these are the angles। so ये क्यों हुआ, कंप्लीटली डिफ्लेक्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्यों डिफ्लेक्ट नहीं हुआ? इसका रीजन है ये, very few particles were deflected from their path, indicated that a positive charge in the atom occupies a very little space। ठीक है, देखो अल्फा पार्टिकल्स आर प्रीडोमिनेंटली पॉजिटिव। ठीक है, ऑल्दो वहां पे बोला गया है कि डबली चार्ज होता है, बट वहां पे तुम्हारा क्या होता है, अल्टीमेटली एक एटम अगर तुम छोड़ रहे हो कहीं से, सो दैट एटम हैज ए बिगर सेंटर, है कि नहीं? सो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल एक पॉजिटिव शेल रहेगा, है कि नहीं? जैसे गोल्ड एटम्स का शेल था, दिस ऑल्सो एज ए शेल, पॉजिटिव शेल। सो सिमिलरली अल्फा पार्टिकल का भी एक पॉजिटिव शेल है। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल। सो अगर डिफ्लेक्ट कंप्लीटली नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या, डिफ्लेक्ट करने के लिए क्या होना पड़ेगा, देयर मस्ट बी एन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, बट यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, सो इसलिए कुछ कुछ एंगल्स में ही छोटा छोटा एंगल्स बना के डिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, सो दैट इंडिकेट्स दैट एटम के सेंट्रल पोजिशन में, गोल्ड एटम के सेंट्रल पोजिशन में देयर आर पॉजिटिव चार्जेस, बट दे ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस। बिकॉज अगर पूरा पॉजिटिव होता, इफ इट वाज कंप्लीटली पॉजिटिव, जैसे थॉमसन ने क्या बताया था, पूरा पॉजिटिव है कि नहीं, दिस इज अ पॉजिटिव स्फीयर, एक ग्रे कलर का पोर्शन जो है एक्सेप्ट द न्यू इलेक्ट्रॉन्स, ऑल दैट इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन को छोड़ के सब पॉजिटिव, यस और नो? तो अगर ऐसा होता, अल्फा पार्टिकल तो डायरेक्टली ऐसे आके डायरेक्ट ऐसे चला जाता ना, अगर पूरा कंप्लीटली पॉजिटिव होता, यस और नो? इफ मोस्ट ऑफ द पोजीशंस वेर पॉजिटिव, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ये चीज? शाश्वती समझ में आ रहा हाँ है? बाकियों को समझ में आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. सो इससे पता चलता है कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, which indicates that the positive charge is of the atom occupies very little space। ठीक है, इससे यही पता चलता है, क्योंकि अगर पूरा कंप्लीटली एक पॉजिटिव शेल होता, इट कुड हैव बीन इजीली डिफ्लेक्टेड बाय ऑलमोस्ट 180 डिग्री। जाना चाहिए था ऐसे, भेज दिया ऐसे, सो इट इज हाउ मेनी डिग्रीज, दिस इज ऑलमोस्ट 180 डिग्री, यस और नो? मतलब ये वाला नहीं, दिस एंगल इज ऑलमोस्ट 180 डिग्री, है कि नहीं? सो 180 डिग्री तुम्हारा मतलब अपोजिट डायरेक्शन में भेज देता, बट भेज नहीं रहा है, इंस्टेड इट इज डिफ्लेक्टिंग द एंगल्स बाय लाइक दिस। तो ऐसे जाना चाहिए था, तो इतना एंगल डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, दिस इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन।
उसके बाद कैसे हो रहा है, तुम्हारा एंगल्स को ऐसे ऐसे छोड़ रहे हैं ऐसे, so automatically this was the actual direction, this is the मतलब this was the expected direction, this was the actual direction, so automatic angle of deflection, तो एंगल छोटा हो रहा है, lesser than 180 degree, so automatically we can say कि positive charges don't make up the entire space of the atom, ठीक है, they occupy only a very small space, ठीक है। कुछ कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, सम ऑफ द पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल ये वाला देखो, दिस वन, ये वाला क्या हो रहा है, ये वाला डायरेक्टली आके ऑपोजिट डायरेक्शन में चला रहा है 180 डिग्री, सो वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 degree, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom. समझ में आ रहा है? तो ये कहां से आया, ये इस ऑब्जर्वेशन से आया। ये ऑब्जर्वेशन क्या बताता है कि 1 आउट ऑफ एवरी 12,000, बहुत छोटा सा परसेंटेज है, 1 by 12,000, ओके, 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स अपियर टू बी रिबाउंड। रिबाउंड मतलब जिस रास्ते से आए हो, दिस इज द केस ऑफ रिबाउंड, ओके, समझ में आ रहा है? रिबाउंड मतलब 180 डिग्री रिफ्लेक्शन, क्लियर? क्लियर हुआ? हाँ। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है तुम्हारा पॉजिटिव पूरा स्कैटर्ड नहीं होता है, पॉजिटिव, द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एन एटम इज नॉट स्कैटर्ड इनसाइड द एंटायर एटम, ओके, इट इज ओनली कंसंट्रेटेड इन ए पर्टिकुलर स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेस, ठीक है, इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम, ठीक है, जिसको हम लोग क्या जानते हैं आज के टाइम में, उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हाँ। जैसे थॉमसन के मॉडल में क्या था, थॉमसन के मॉडल में कोई न्यूक्लियस का मतलब तुम्हारा कोई मेंशन ही नहीं था। दिख रहा है कोई न्यूक्लियस दिख रहा है यहाँ पे? डू यू सी एनी काइंड ऑफ न्यूक्लियस? नो। सो न्यूक्लियस नहीं है इसमें, बट बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, ये तीन एक्सपेरिमेंट का जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट का जो तुम्हारा इन्फरेंस है, इन्फरेंस से क्या क्या एक्सप्लेन किया? इन्फरेंस से रदरफोर्ड वाज एबल टू गिव द मतलब make a new model of an atom, he was able to propose a new model of an atom called the nuclear model, ठीक है। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम भी बोला जाता है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड इज न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। उस न्यूक्लियर मॉडल में क्या था? देखो, उस न्यूक्लियर मॉडल में था, रदरफोर्ड ने बोला कि हाँ, अगर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज एक पर्टिकुलर पोर्शन में मतलब रीजन में ऑक्युपाई कर रहा है, एक छोटा सा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, तो उसको देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, ठीक है। सो नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, समझ में? सो ही वाज एबल टू से दिस बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन। ये तीन इन्फ्लुएंस है, ये बता पाए, ठीक है। ये पॉइंट समझ में है सबको? रदरफोर्ड के मॉडल का जो पहला वाला तुम्हारा फीचर है, सो रदरफोर्ड वाज द फर्स्ट वन हु सेड दैट एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस पूरा पॉजिटिव होता है। ये यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। ही सेड दैट न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और पूरा मास ही वो पॉजिटिव चार्ज ऑक्युपाई कर लेता है। मतलब रदरफोर्ड ने क्या निकाला था? रदरफोर्ड ने निकाला न्यूक्लियस को, बट तब तक तुम्हारा कोई भी तुम्हारा तुम्हारा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो सुना है ना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है ना। न्यूट्रॉन वर न्यूट्रल चार्ज्ड पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये सुनो। एटम में क्या क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है,
वहां पे क्या होता है, यू गेट न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और ऐसा शेल्स होता है वहां पे क्या रहता है, यू हैव इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो, ऐसा होता है ना। ये जो न्यूट्रॉन्स है दिस आर नेगेटिव न्यूट्रली चार्ज, मतलब उनमें कोई चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, और ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दे बैलेंस द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन प्रोटॉन, ऑफ ए एटम, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ बाकियों को समझ में आया। हाँ सर। Yes, sir. हाँ नवोदय, सर. ओके। सो रादरफोर्ड ने बोला कि हाँ, ये जो मैंने 3 ऑब्जर्वेशन इन्फरेंसेस बताया बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशंस ऑफ माय एक्सपेरिमेंट, so based on that he proposed a model of an atom which had these features। तो पहला वाला क्या था, उसने बोला कि हाँ, एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर रहता है, उसको न्यूक्लियस कहा गया जाता, तब उसने नाम दिया उसको न्यूक्लियस, ठीक है। सो और उसने बोला कि एटम का जितना भी मास है, नियरली मतलब अप्रोक्सीमेटली तुम बोल सकते हो 99% ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज इन द न्यूक्लियस, ओके, न्यूक्लियस में ही होता है। उसके बाद रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसका सेकंड फीचर क्या था, सो इन दैट एटम ही सेड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर, जो पहले ऑलरेडी डिस्कवर हो गया था, थॉमसन ने जो डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। देखो कितना अलग हो गया, थॉमसन ने बोला था कि पॉजिटिव स्फीयर के अंदर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, कि नहीं, बट रदरफोर्ड का मॉडल टोटली अलग था। बट रदरफोर्ड्स मॉडल वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल्स बिकॉज दैट वाज क्लोज टू व्हाट वी हैव नाउ, ठीक है, इट वाज मोर रियलिस्टिक, बोल सकते हो दिस इज द फर्स्ट रियलिस्टिक मॉडल ऑफ एन एटम। कौन सा वाला, रदरफोर्ड एटम, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल विच इज आल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। समझ में आया। हाँ और जो न्यूक्लियस का साइज है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एन एटम, ठीक है। ये किसके बेसिस पे बताया, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस अगर इतना सा है, एटम कैन बी एज लार्ज एज दिस, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दिस इज द एम्प्टी स्पेस, है कि नहीं, ये जो पोर्शन है, दिस एंटायर पोर्शन इज एम्प्टी स्पेस, यस और नो, दिस एम्प्टी, ओके, एम्प्टी होगा कि नहीं, बोलो। हाँ So based on that observation that he observed in his experiment, क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स पास हो रहे थे वहां पे, सो ही सेड दैट न्यूक्लियस छोटा होता है, न्यूक्लियस का साइज ऑलमोस्ट अगर कंपेयर करेंगे एटम के साइज से हिसाब से, सो बहुत छोटा होता है, दैट इज व्हाई वी हैव एम्प्टी स्पेस इन दैट एटम, दैट इज व्हाई द अल्फा पार्टिकल्स वर एबल टू पास थ्रू दैट एटम, ठीक है, समझ में आया। इज द रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट क्लियर, रदरफोर्ड का मॉडल समझ में आया कैसे आया, हाउ डिड इट कम इनटू पिक्चर। यस बाकियों को समझ में आया। हाँ सर। ऋषिकेश, नवदीप, समझ में आया। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर मतलब समझने का कोशिश करोगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ऋषिकेश, नवदीप, समझ में आया। हाँ सर. हाँ सर. ओके, बट इस मॉडल में कुछ कुछ ड्रॉबैक्स थे। व्हाट वर द ड्रॉबैक्स, लेट अस सी। रदरफोर्ड का जो एटम था और रदरफोर्ड का जो मॉडल था, सो वहां पे रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, सी दिस सेकंड पॉइंट, दे रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ्स, ठीक है। तो ये वाला में गलती हो गया, ये वाला पॉइंट एक्चुअली गलत था। क्यों गलत था, देखो, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दिस पॉइंट इज द रिजल्ट व्हाई, दिस इज द रीजन, दिस पॉइंट इज द रीजन व्हाई रदरफोर्ड्स मॉडल was not considered to be the final one,
तो अभी जो हम लोगों को पता है वो नहीं था। सो यहाँ पे देखो, रेवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अगर कोई सर्कुलर ऑर्बिट में होगा, सो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। अभी समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं कैसे होगा। देखो, कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई तुम्हारा सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर पाथ में, एक रास्ता में अगर घूम रहा है, अगर वो रास्ता सर्कुलर है, सोचो दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ऐसे घूम रहा है कि नहीं? सो इट विल ऑलवेज अंडरगो एक्सेलरेशन, होगा एक्सेलरेशन। क्यों एक्सेलरेशन होगा? बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट में डायरेक्शन अलग अलग होता है। इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल डायरेक्शन ये होगा, इस पॉइंट में इस पर्टिकुलर डायरेक्शन ये होगा, इस पॉइंट में इसका डायरेक्शन ये होगा। देखा, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कहाँ केमिस्ट्री में आ गया, देख रहे हो ना? किस चैप्टर में पढ़ा था ये? सर्कुलर मोशन। Lesson number 8. Motion. यस, सर्कुलर मोशन। ओके, तो सर्कुलर मोशन यहां पे भी एप्लीकेबल है इन केस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनसाइड एन एटम। मतलब समझ में आ रहा है? तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है? सर्कुलर मोशन में हम लोग को ऑलवेज पता है कि सर्कुलर मोशन मींस एक्सेलरेशन। क्यों एक्सेलरेशन होगा? अगर स्पीड सेम भी रहता है, अगर द वैल्यू ऑफ स्पीड, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, उसके बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा, नॉट बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड बट चेंज इन डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इन दैट सर्कुलर पाथ। यस और नो? हाँ, एक्सेलरेशन आएगा। हाँ, बाकियों को समझ में याद है ये चीज याद है? काव्य हाँ याद सर। है? नवोदीप ऋषिकेश याद है सर्कुलर मोशन? हाँ, हाँ सर। सो अल्टीमेटली वी कैन से कोई भी पार्टिकल, ये लाइन देखो, एनी पार्टिकल इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विल अंडरगो एक्सेलरेशन, दिस हैज बीन स्टडीड इन चैप्टर 8, दिस इज फ्रॉम चैप्टर 8। सो ड्यूरिंग एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो, ये पार्टिकल जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ पार्टिकल, इट्स एन चार्ज पार्टिकल। और केमिस्ट्री में और पार्टिकल फिजिक्स या फिर न्यूक्लियस फिजिक्स में ये पाया गया कि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर, मतलब एक्सेलरेशन के टाइम कोई भी चार्ज पार्टिकल को तुम एक्सेलरेट करोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा? दैट विल रेडिएट एनर्जी, मतलब वो धीरे धीरे अपना एनर्जी लूज करता रहेगा। समझ में आ रहा है? कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करेगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, मतलब वो एनर्जी लूज करेगा, वो अपना सराउंडिंग्स में वो एनर्जी छोड़ देगा। ठीक है? सो ये एटम इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा उसके बाद, थोड़ी देर बाद क्या होगा? इस ऑर्बिट में रहने लायक उसके पास एनर्जी नहीं होगा, बिकॉज हर एक ऑर्बिट का अपना अपना एनर्जी होता है, एनर्जी लेवल होता है। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव कर रहा है, वो क्या होगा? धीरे धीरे इट विल रेडिएट, मतलब वो ऐसे एनर्जी को डिसिपेट करता रहेगा धीरे धीरे। समझ में आ रहा है? सो तब क्या होगा? इट विल लूज एनर्जी एंड फाइनली इट विल फॉल इनटू एन इक्वस, मतलब जब वो एनर्जी लूज करेगा वो नीचे के एनर्जी लेवल में आ जाएगा। सपोज इट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो एक स्पाइरल फॉर्म, तो उसका ऑर्बिट का पाथ अलग अलग हो जाएगा, उसका ऑर्बिट छोटा होता रहेगा। समझ में आ रहा है? क्यों छोटा हो रहा है? बिकॉज इट इज लूजिंग एनर्जी, बिकॉज इस रेडियस में रहने के लिए, इस सर्कुलर पाथ में रहने के लिए इट हैज टू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, बिकॉज दोस सर्कुलर पाथ्स हैव इंडिविजुअल एनर्जी। जो हम लोगों ने देखा था ना, के शेल पढ़ा था ना, ये के शेल, एल शेल, उसके बाद एम शेल, ये सब देखा था ना। सो हर एक शेल का अलग अलग एनर्जी होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन का उस शेल का एनर्जी नहीं है, स्टेबल सेल को मैच करने वाला एनर्जी नहीं है, सो ऑटोमेटिकली दे विल बी डिस्कार्डेड, दे विल बी थ्रोन अवे फ्रॉम दैट शेल, दे विल नॉट बी एबल टू पोजिशन देमसेल्व्स इन दैट शेल। समझ में आ रहा है?
इसका अलग एनर्जी रिक्वायरमेंट है, इसका अलग एनर्जी रिक्वायरमेंट है, इसका अलग एनर्जी रिक्वायरमेंट है। समझ में आ रहा है? हाँ। सो वी कैन से अगर ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लूज करेगा व्हाइल ऑर्बिटिंग, सो ऑटोमेटिकली उसका रास्ता क्या होगा, धीरे धीरे छोटा होता रहेगा। इस जगह में क्या होगा, एनर्जी लूज करेगा और छोटा हो जाएगा सर्कल, इस पॉइंट में रेडिएट करेगा सर्कल, छोटा होते होते दैट इलेक्ट्रॉन विल अल्टीमेटली फॉल इनटू द सेंटर। फॉल इनटू द सेंटर मतलब धीरे धीरे वो अपना सारा एनर्जी लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आगे गिर जाएगा। बट न्यूक्लियस में जब गिरेगा उसके अंदर थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी रहेगा, और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव एक जगह में मतलब दैट वुड कॉज इंस्टेबिलिटी। क्यों इंस्टेबिलिटी होगा? बिकॉज देखो, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में बोले, अगर सोचो अर्थ जाके गिरे तुम्हारा सन में, क्या होगा? वो धीरे धीरे करके नहीं गिरेगा, इट विल फॉल विद अ हाई वेलोसिटी। क्या होगा? द एंटायर सोलर सिस्टम विल गेट डिस्टर्बेड। यस और नो? होगा कि नहीं बोलो? हाँ। So similar kind of thing will also happen if the electron falls into the nucleus. ठीक है? Because nucleus is a highly positive space. ठीक है? वहां पे पूरा positive particles रहता है, it's entirely positive, nucleus is entirely positive. But अगर उसमें सब इलेक्ट्रॉन्स गिर जाएंगे जितना भी, तो ओवरऑल चार्ज क्या रह जाएगा? ओवरऑल चार्ज तो तुम बोल सकते हो कि हाँ वहां पे तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक जगह में आ गए, बट एक जगह में रहने लायक वहां पे कंडीशन नहीं होते। ठीक है? सो इन दैट काइंड ऑफ सिनेरियो दैट वुड मेक देम वेरी अनस्टेबल। मतलब वो जो न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस बट, या फिर तुम बोल सकते हो एटम, एटम एज अ होल विल बिकम वेरी अनस्टेबल। ठीक है? और अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई मैटर ही नहीं होता। क्यों मैटर नहीं होता? बिकॉज मैटर में क्या होता है, मैटर में ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। ये हम लोग को पता है कि नहीं? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, बट एवरी एटम इज हाईली स्टेबल, और स्टेबल होने के कारण ही वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर मैटर फॉर्म करके वो एग्जिस्ट करते हैं। ये सुनो, अगर अनस्टेबल होते कर पाते? बोलो, इफ एटम्स वेर अनस्टेबल विल देयर बी एनी मैटर? नो। काबिक होता क्या अगर अनस्टेबल होता? हर एक एटम अगर अनस्टेबल होता, तुम्हारा जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, या फिर कोई भी चीज लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, वुड दे एग्जिस्ट? हाँ, काबिक, नवद्वीप, ऋषिकेश एग्जिस्ट करते? ओके, सो इससे पता चलता है कि हाँ ये जो पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट जो था रदरफोर्ड के मॉडल का, जो सेकेंड फीचर था, दैट फीचर इज फ्लॉड। दिस इज अ फ्लॉ, है कि नहीं? ये किसका फ्लॉ था? ये तुम्हारा रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है, दैट वाज द फ्लॉ ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। सो बेस्ड ऑन दैट, तो अनस्टेबल नहीं, उसने बोला था कि हाँ ऐसा अगर हुआ तो तुम्हारा सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, बट बेस्ड ऑन दिस फीचर साइंटिस्ट सेड दैट नहीं, ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर ऐसा होगा, सो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द, इट विल लूज एनर्जी while revolving in that circular path, and it will ultimately fall into the nucleus, which will make the atom highly unstable, and ultimately matter जो हम लोगों को पता है वो exist नहीं कर पाता। So that is why this is flawed, and we already know that atoms are quite stable. Okay, so atoms stable होते हैं by themselves, so that is why this thing is flawed, this point is flawed. कौन सा वाला पॉइंट? ये पॉइंट नंबर 2। तो एग्जाम में आ सकता है, which feature of Rutherford's atomic model led to its drawback? ठीक है, ऐसा आ सकता है एग्जाम में, तो ये पॉइंट लिखना। ठीक है, कि रदरफोर्ड ने तो बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करते हैं, सो दैट वाज द फ्लॉ ऑफ रदरफोर्ड। समझ में आया? रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। सो इज द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल क्लियर? अच्छा से समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। यू कैन फाइंड स्मॉल आंसर्स, बिग आंसर्स, बहुत सारा आंसर्स आ सकता है। और इसमें दो, मतलब तीन चीज है। These three are the features। ये क्या है? ये फीचर्स है।
ठीक है, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन ये 3 पॉइंट है, इसका इन्फरेंस ये है और फीचर्स ये है मॉडल का। ठीक है, समझ में आया? हाँ सो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्लियर सबको? समझ में आया? पढ़ना, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन केमिस्ट्री इन दिस ईयर, इसलिए अच्छा से पढ़ना ये चीज, बिकॉज ये चीज अगर नहीं पढ़ोगे तो न्यूक्लियस कैसे आया, न्यूक्लियस, हाउ डिड न्यूक्लियस केम इनटू एग्जिस्टेंस, वो समझ में नहीं आएगा। न्यूक्लियस का जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों को कैसे पता चला, ये समझ में नहीं आएगा। ओके, एवरीवन क्लियर? Yes, sir. ओके, सो दिस वाज द मेन मॉडल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। बोर्स एटॉमिक मॉडल इज नथिंग, वेरी सिंपल, मतलब इसका एक थोड़ा सा स्लाइड वेरिएशन है, इसका एक स्लाइड वेरिएशन है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट टिल देन तुम लोग एक काम करना, ट्राई टू रीड रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, क्यों क्यों ये आया, क्यों थॉमसन मॉडल को गलत प्रूफ करने के कारण एक नया कॉन्सेप्ट फॉर्म हुआ विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, है कि नहीं? सो ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बट आफ्टर दैट वी विल सी बोर्स एटॉमिक मॉडल, इज वेरी सिंपल। बहुत सब अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, तो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट रियलिस्टिक मॉडल्स बोल सकते हो। दिस वाज स्लाइटली रियलिस्टिक बट कुछ फ्लॉस थे, कुछ ड्रॉबैक्स था, बट द करंट एटॉमिक मॉडल, द मॉडल ऑफ एन एटम विच वी करेंटली नो, विच अभी जो साइंटिस्ट लोग को पता है, वो अल्टीमेटली बोर के एटॉमिक मॉडल से आया। ठीक है, समझ में आया? सो नेक्स्ट क्लास में विल स्टे दैट, उसके बाद न्यूट्रॉन्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब देखेंगे। तो ऑलरेडी तुम लोग को पढ़ाया है, ऑलरेडी मैंने विल से ये डायग्राम पढ़ाया था ना, ये वाला शाश्वती पढ़ाया था हाँ ये वाला। ओके, सो विल सी हाँ एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या क्या होता है, हम लोग देखेंगे कि मास नंबर यहाँ पे क्या लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर कैसे लिखा जाता है, विल सी दैट। ओके, सो नेक्स्ट क्लास मैथ्स का होगा वेडनेसडे को, 8 तारीख को 1 घंटा का क्लास कराऊंगा। काबिक, थर्सडे को एग्जाम है ना? हाँ सर। ओके, 1 घंटा का क्लास करा देंगे 8 to 9, आज जैसे कराया, तो तुम लोग को भी पढ़ना है। सो प्लीज टेक आउट सम टाइम फॉर द क्लास, 1 घंटा का टाइम निकाल लेना, बाकी तो सारा दिन पढ़ा है, जितना पढ़ना है पढ़ लो। ओके, ऋषिकेश एग्जाम है थर्सडे को? ऋषिकेश एग्जाम है थर्सडे को? हाँ सर। 1 घंटा का क्लास कराऊंगा, उसके पहले पढ़ लेना। आज था ना तुम्हारा एग्जाम? यस सर। कल भी एग्जाम है? नहीं सर, कल बंद है। परसों है? सर थर्सडे को है। थर्सडे को है, बहुत टाइम है। ठीक है, तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। वेडनेसडे को 8 बजे मैथ्स का क्लास करूंगा, ठीक है? ओके, सो थैंक यू, हाँ बाय बाय, गुड नाइट, सी यू ऑन थर्सडे। Oh, sorry, not बाय Thursday, Wednesday, sorry, Wednesday. ठीक है, बाय बाय। बाय सर।